कुछ आंकड़े मैं भी आपको यहां पर बताना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जो जून का सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो है 6.37, जिसमें पल्स इन्फ्लेशन 10.01, फ्रूट इन्फ्लेशन 11.82, ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन 11.56 और ऑयल इन्फ्लेशन 34.78% है। यानी कि तेल जो रोजमर्रा के काम आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जिससे सारी कीमतें जुड़ी होती हैं, फ्रूट, पल्सेस जो आमतौर पर चीजें हैं, वो इतना ज्यादा बोझ डाल रही है आम आदमी पर कि उसका जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ तो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सैलरी कट्स हो रही हैं, दूसरी तरफ इतनी ज्यादा महंगाई। देखिए नेहा जी, समझना पड़ेगा ये असाधारण समय है। अमी याज्ञनिक जी को जब ये बात कर रही है सेकेंड वेव के बारे में, तो जाहिर है कोई साधारण समय के बारे में बात नहीं कर रही है, असाधारण समय के बारे में बात कर रही है। और पैंडेमिक के समय जब आपको लॉकडाउन करते हैं, जिस स्टेट में कांग्रेस है वहां भी लॉकडाउन हुआ है, जिस स्टेट में कांग्रेस नहीं भी है वहां भी लॉकडाउन हुआ है। जाहिर है लॉकडाउन मजबूरी थी, और जो ये लॉकडाउन का मेजर स्टेट ने अपने हिसाब से लिया, और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें फर्क पड़ा है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्क पड़ेगा तो जाहिर है सरकारी निजाम से जो पैसे आमदनी, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार के कम होती है, तो सरकार जो सोर्स से अभी रेवेन्यू ले सकती है, इसलिए कि हम आम नागरिक को छोड़ नहीं सकते। आम नागरिकों के लिए, एक गरीब आदमी के परिवार के लिए सरकार ने अपने पूरे खजाने खोल दिए हैं। तो जो रेवेन्यू से जो आ सकता है अभी रेवेन्यू, उसमें से हमने लिया है। ये मजबूरी है कि ग्लोबल प्राइसेस जो है उस पर भी अपवर्ड प्रेशर है, जो क्रूड के, जो प्रोड्यूसिंग नेशन हम नहीं है, जो प्रोड्यूसिंग नेशन है वो जो है वो इनको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के पास गैस ऑयल नहीं है। तो अगर ऑयल नहीं है तो जाहिर है हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस उस पर करना पड़ता है। और जो खासकर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है ओपेक जो है, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, सौदी अरब ने बढ़ाया नहीं, इससे अपवर्ड प्रेशर आ गया प्राइस पे, थोड़ी सा प्राइस बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि हमारा जो मैंडेट है 4% जो इन्फ्लेशन का, वो 2-3 बार हम बातें करेंगे। 4% जो इन्फ्लेशन का, 2% और 2% अपर प्लस माइनस में मार्जिनली ऊपर गया है। लेकिन अगर आप WPI देखिएगा तो WPI जो है वो बहुत ज्यादा है CPI से। इसका मतलब यह है कि टेम्पोररी, पहली बात ये टेम्पोररी है, बहुत कम समय में ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात के ये जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन के वजह से हुई है। इसलिए कि जो WPI जब बढ़ता है, मतलब कि इनपुट कॉस्ट उस वक्त टेम्पोरली कोई डिसरप्शन से बढ़ा है, जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़े उसके टेम्पोररी, उसकी वजह से है। ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट है 7-8% जो आप बता रहे हैं, जो चेन वो इंटर रिलेटेड है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, डिमांड सप्लाई का भी। मैं कह रहा हूँ कि 7-8% उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जैसे जैसे लॉकडाउन खुली, नेहा जी, जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये प्राइसेस भी टेम्पोररी है, खत्म कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बोला कि अगर 2013 में आप एक बार जाके झांक के देखिए तो उस वक्त WPI जो है वो नीचे था, CPI बहुत था, मतलब फंडामेंटली सब चीज के प्राइस बहुत बड़े हुए थे। अभी जो है टेम्पररी जो है डिसरप्शन की वजह से बड़े, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इस डिसरप्शन को ठीक करने के लिए सैयद जफर साहब, इस डिसरप्शन को ठीक करने के लिए नी जर्क रिएक्शंस की भी जरूरत है। फोरकास्ट आपके सामने नी जर्क रिएक्शंस जो पहले, क्योंकि ये कोविड मैनेजमेंट का समय है, ये आम समय नहीं है। इसको आप 2013 से, 2011 से और 2014 जिसके पहले आपकी सरकार नहीं थी उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आप समझते हैं इकोनॉमी, अजय जी, इसलिए क्योंकि वैक्सीन इस वक्त देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है। मैं लौटूंगी आपके पास सैयद जफर इस्लाम। वैक्सीन इस वक्त देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है। ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके ताकि हम थर्ड वेव से निपट सके, अगर थर्ड वेव आती है तो। जो 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया था 6 महीने के लिए, उसकी स्थिति क्या है ये मैं आपको बता देती हूं। 11 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 0 वैक्सीनेशन हुआ है। बिहार में जून 27 को 35,135 वैक्सीन लगी थी, जो घटते घटते जून 30 तक 22,699 तक पहुंच गई। यानी कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है वैक्सीन लगने का। तो जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि बिहार को इतनी वैक्सीन लग जाएंगी, क्योंकि सेकेंड वेव में बिहार उन प्रदेशों में से एक था जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था कोविड से। वहां के अस्पतालों की, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने हालत तस्वीरों के जरिए देखी थी। अजय आलोक जी। नहीं नेहा जी, सेकेंड वेव में निश्चित तौर पे बिहार भी प्रभावित हुआ था और उससे हमने सीखा भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो हर अस्पताल में ऑलमोस्ट अब
ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। प्रखंड स्तर के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के लेवल पे अब सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है तो बिहार में अभी तक 2 करोड़ 8 लाख, कल तक की फिगर में बता रहा हूं आपको, 2 करोड़ 7 लाख या 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें पहला डोज 1 करोड़ 74 लाख है, दूसरा डोज लगभग 39 लाख लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल है कि 31 दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन दें। सही बात है, वैक्सीन की उपलब्धता एक चैलेंज है, लेकिन केंद्र भी पूरा सहयोग कर रहा है। जैसे जैसे वैक्सीन मिल रही है वैसे वैसे हम लगा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाए। 2 डोज लगाने का हमने लक्ष्य रखा है 31 दिसंबर तक। उम्मीद हमें है कि अगर सही मात्रा में उपलब्धता रही, जैसे भारत सरकार ने भी कहा है कि अगले महीने से उपलब्धता और बढ़ेगी कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की, और अन्य वैक्सीन भी आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त जरूर करेंगे, या नहीं तो इसके प्राप्ति के बहुत नजदीक होंगे।